लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 26,000 करोड़ के क्लेम कंपनीज ने रिजेक्ट करे। मजे की बात ये पता चलती है कि पॉलिसी के अंदर मेंशन ही नहीं है, ना वो पॉलिसी नेशनल से पोर्ट हुई और ना ही वो पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री मेंशन है। आज आपके लिए 2 केस स्टडी करने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अचानक क्यों हमारा बहुत पुराना चलता आ रहा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो सबसे पहला केस आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट पॉलिसी है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में। सामने आपको स्क्रीन पे डिटेल दिखाई जा रही है। बहुत सी डिटेल जो पर्सनल है उनको हम ब्लर कर रहे हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है स्टोरी का। यस्टरडे मुझे किसी रेफरेंस के थ्रू ये क्लाइंट अप्रोच करते हैं और ही वॉज इंटरेस्टेड कि उनकी पॉलिसी को या तो कोई पोर्ट कर दे फॉर अ 1 ईयर या वो कंपनी के अंदर उनको कोई सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए। अब इसका रीजन क्या था, जो उनके करंट एडवाइजर हैं उनकी हाल फिलहाल में कैंसर की वजह से डेथ होगी। ही बेसिकली बिलोंग्स टू मुंबई, क्लाइंट बिलोंग्स टू चंडीगढ़। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि 2 साल से नीवा बूपा में पॉलिसी चल रही है और 6 साल वो पॉलिसी चली थी नेशनल इंश्योरेंस के साथ। अब बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है, जब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड तो हमें पता चलता है सर को बाय बर्थ सिंगल किडनी है। और जब वो अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें फॉरवर्ड करते हैं एंड ही वॉज वेरी श्योर और वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके एडवाइजर ने वो चीज़ बताई है। और आगे आप ये भी जानेंगे कि टेली वेरिफिकेशन कॉल में किस तरीके से एडवाइजर ने वो चीज़ को मैनिपुलेट करा। क्लाइंट को पूरा फेथ था कि उनकी पॉलिसी में मेंशन है। जब हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रेफर करा, थर्ड पेज जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जब आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंश्योर्ड की जहां पे डिटेल दिखाई जा रही है उसके साथ लास्ट में आप देख रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नन नन नन। दैट मीन्स कोई डिजीज मेंशन ही नहीं है। बट क्लाइंट को अभी भी क्या लग रहा है कि मेरी पॉलिसी पोर्ट हुई है और सब कुछ मेंशन है। अब दूसरी मजे की बात यह है कि उनकी जो नेशनल की पॉलिसी थी वो पॉलिसी पोर्ट ही नहीं करी। दूसरा, उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री थी वो भी मेंशन नहीं करी। दूसरा, उनकी वाइफ की हिस्ट्री जो है, उनको बाय बर्थ गठिए की प्रॉब्लम है, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस की बात करते हैं। बाय बर्थ उनको वो प्रॉब्लम है, वो भी मेंशन नहीं है। और ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और मेरा बिल्कुल ओके है। अब मजे की बात है कि उनको ये कंपनी और ज्यादा बेहतर क्यों लगी। यहाँ पर कंपनी बुरी नहीं है। अब उनको क्यों अच्छी लगी, क्योंकि लास्ट ईयर उनके बेटे का डेंगू से रिलेटेड क्लेम आया जो कि इजिली मिल गया। अब वो क्यों मिला, क्योंकि बच्चे की तो कोई प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री नहीं थी। बट अगर यही सिनारियो उनकी वाइफ का या उनका होता तो ये पॉलिसी कैंसिल हो जाती। जब हमने और डीप डाइव किया, डिस्कशन करा, फिर हमने पुराने प्रपोजल को निकाला, तो सिस्टम में मजे की बात ये पता चलती है कि पॉलिसी के अंदर मेंशन ही नहीं है, ना वो पॉलिसी नेशनल से पोर्ट हुई और ना ही वो पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री मेंशन है। तो क्लाइंट कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि मेरे एडवाइजर ने टेली वेरिफिकेशन कॉल में कहा था कि आप ये चीजें बता दो, मैं प्रपोजल पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। और उनको टेली वेरिफिकेशन कॉल आई भी थी। अब वो टेली वेरिफिकेशन कॉल भी हम जब कंपनी के थ्रू रूट कराते हैं, कम कस्टमर की मेल से वो मेल करवाया और उनको वो टेली वेरिफिकेशन प्रोवाइड कराई, तो वो टेली वेरिफिकेशन कॉल एडवाइजर के किसी एम्प्लॉय ने करी है। दैट मीन्स मैनिपुलेशन क्या किया गया कि पॉलिसी जब प्रपोजल फिल किया गया तो जो डिटेल्स हैं, मोबाइल, पर्सनल मोबाइल डिटेल, वो उन्होंने अपनी डाली और इनको अपने ऑफिस से टेली वेरिफिकेशन के नाम पे कॉल करके वो चीजों को मैनिपुलेट कर दिया। तो ये देखने वाली चीजें हैं, क्या रियल टाइम पे जो मेरा प्रपोजल है वो ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी के पास गया है या नहीं है, या मेरे लिए भी वो सिचुएशंस ऐसी ही बनकर ना आ जाए एट द टाइम ऑफ क्लेम। और हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर फिर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। वहां पर या तो फिर आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा या इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी तभी आपको क्लेम देगी अगर आपका प्रपोजल जेन्युइन टर्म्स पे हुआ होगा। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या रहता है, तो ऐसी सिचुएशंस में करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशंस में करंट पॉलिसी आपके कोई भी काम नहीं आने वाली। इस सिचुएशन में उनके बच्चों को पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड जरूर मिलेगा, बट हस्बैंड और वाइफ के दोनों के केस में इंडिविजुअल सेपरेट पॉलिसी फ्रेश ट्राई करनी पड़ेगी विद ऑल रिकॉर्ड्स एंड करंट रिपोर्ट्स। अगर कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है ब्लैक एंड व्हाइट पे तो ही वो
रिलाय कर सकते हैं उस इंश्योरेंस में फ्यूचर में। अदरवाइज ऐसी इंश्योरेंस को कैरी फॉरवर्ड करना या ये सोच लेना कि मेरी कोई और कंपनी पोर्ट कर लेती है, मैं वहाँ पे पोर्ट करा लेता हूँ और मेरे को सब कवर मिलेगा, तो नो माय डियर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 26,000 करोड़ के क्लेम कंपनीज ने रिजेक्ट करे हैं, और ऐसे ही उठाकर वो क्लेम रिजेक्ट नहीं कर देती। इसके पीछे दो कारण रहे हैं। 15,000 करोड़ के वो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं जहां पर टीएनसी ही पता नहीं थी कस्टमर को, जो कि वेटिंग पीरियड्स में आती थी या परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आते थे। और 11,000 करोड़ के वो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं जहां पर नॉन डिस्क्लोजर है, सेक्शन 48, जहां पर हम प्रपोजल पॉलिसी लेते टाइम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं या हमारा इंटरमीडिएटरी मैनिपुलेट करता है। और मज़े की बात है, आज यूट्यूब में वो लोग पॉलिसीज के बारे में समझा रहे हैं, इंश्योरेंस जैसी ऐसी टेक्निकल चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं जिनको इंश्योरेंस का आई नहीं पता, खुद का इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप उनके, वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, बट वो अल्टीमेटली आप उनका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वो भी अल्टीमेटली एक सेलर हैं, या तो पॉलिसी बाजार के या डिटो इंश्योरेंस या किसी अदर प्लेटफॉर्म के। दे आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग दोज थिंग्स। सेकेंड केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी केस बिल्कुल चंडीगढ़ से बिलोंग करता है। 10 साल पुरानी पॉलिसी न्यू इंडिया के साथ थी, उसके बाद 4 साल से अपोलो में, दैट मीन्स नाउ एचडीएफसी के साथ चल रही है। ब्रदर का जब हमसे डिस्कशन हुआ, हमने उनकी पॉलिसी को इवेलुएट करा, बिकॉज वी डू ऑडिट्स, इंश्योरेंस ऑडिट। तो हमने जब वो ऑडिट कंडक्ट करा तो हमने डिस्कशंस में ये चीज़ें पाई कि उनके बाय बर्थ उनको जॉन्डिस हुआ, और वो जॉन्डिस इतना भयानक था कि उनके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया, जो कि एक बहुत छोटी हिस्ट्री नहीं है, जो एक बहुत बड़ा रीजन देती है कंपनी को फ्यूचर में उनकी पॉलिसी को कैंसिल करने में, क्लेम रिजेक्ट करने में। उसके साथ भी और भी 2-4 एलिमेंट्स थे, और ये चीज हम लोगों को भी समझनी है कि इंश्योरेंस का जेन्युइन होना, कल फ्यूचर में इंश्योरेंस के क्लेम में कोई दिक्कत ना आना, 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी एज अ कस्टमर, एज अवेयर कस्टमर, मुझे ये जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो कवर नहीं होती। दूसरा, हर एक चीज को डिक्लेयर करना ब्लैक एंड व्हाइट में। दूसरा, इंटरमीडिएटरी, मतलब कि हम लोग, वो सभी लोग जो इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको ये एश्योर करना कि क्लाइंट को सिर्फ अपने फेवर के लिए नहीं, क्लाइंट के लॉन्ग टर्म फेवर के लिए इंश्योरेंस देना है। अगर आज इंश्योरेंस हो तो जेन्युइन टर्म पे हो, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर नहीं होता तो आज वो हाथ जोड़ के मना कर दें, क्लाइंट का पैसा वेस्ट ना करें। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि वो अंडर राइटिंग से डिसाइड करती है और अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्लाइंट को देती है, दैट मीन्स पॉलिसी वर्डिंग, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये 3 चीजें जब जुड़ती हैं जेन्युइन टर्म्स पे, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके सबसे बुरे समय में काम भी आता है। 26,000 करोड़ के तो वो क्लेम है जो रिजेक्ट हुए हैं, बट 1 लाख करोड़ से ज्यादा के क्लेम है जो एक्सेप्ट भी हुए हैं। तो देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो, बट नेगेटिव साइड से हमें हमेशा लर्निंग मिलती है कि हम उन 26,000 करोड़ वाली लाइन पे ना हो। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए केस स्टडी के साथ आपके लिए फिर रूबरू करेंगे और नई गाइडलाइंस के साथ। सो बहुत जल्दी आपके लिए कुछ और केस स्टडीज रियल टाइम पे लेकर आने वाला हूं, ताकि और हमें शिकार नहीं होना उन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का, ऐसे सेलर्स का, जो कि हमारे हार्ड एंड मनी को एक गलत ट्रैप में डाल दे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और मेक श्योर यू आर गेटिंग योर इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस डन विदाउट एनी डिले, बट विद राइट एंड ऑथेंटिसिटी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड।